हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर के नेक्स्ट रूलर दैट इज शाहजहां, जिसमें हम बात करेंगे वो किस तरीके से अपने रूल को आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे उनके सामने चैलेंजेस होंगे और किस तरह से औरंगजेब इस रूल को टेक ओवर करेंगे और अपने एम्पायर को आगे लेके जाएंगे। उसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं शाहजहां। अगर यदि बात करें इनके राइन की कि इनका जो टाइम पीरियड है जब इन्होंने रूल किया तो वो है इनका 1627 टू 1658। इस टाइम पीरियड में ये रूल करेंगे। ठीक है, पहले हम इनके बारे में बेसिक बातें जानते हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए उनके बारे में जानते हैं और ये किस लिए जाने जाते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद हम इसको और आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली अगर यदि हम बात करें इनके चाइल्डहुड का नाम, अगर इनका बचपन का जो नाम है वो देखते हैं तो उनका नाम है खुर्रम। ठीक है, अगर हम बात करें इनके फादर की तो इनके फादर का नाम है दैट इज जहांगीर। जहांगीर। अगर इनकी मदर का नाम की बात करें तो वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या नाम है इनकी मदर का नाम, दैट इज जगत गोसाई। जगत गोसाई। ठीक है, अगर हम इनकी वाइफ का बारे में बात करें तो वाइफ है इनकी दैट इज अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। अब ध्यान से सुनना, ये अर्जुमंद बानो बेगम वही है जिनको हम आगे चल के मुमताज के नाम से आज के टाइम में हम जानते हैं, जिनके नाम पर ताजमहल बनवाया इन्होंने, वो इन्हीं के नाम पे बनवाया। ये किसकी बेटी है तो वो है असफ खान। असफ खान, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया कि नूर जहां का भाई था, उनकी बेटी है अर्जुमंद बानो बेगम। उनसे शादी करवाई शाहजहां ने। और ये शादी कब होती है, ये शादी होती है 1612 में। कब होती है, 1612 में। पॉइंट क्लियर है यहां तक। जब ये रूलर बन जाएगा तो असफ खान को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगा कि आप मेरे साथ में काम करिए, आप मेरे प्रधान सेनापति रहोगे, प्रधानमंत्री रहोगे। एक तरीके से जो भी बात होगी मैं आपसे पूछूंगा। क्यों? क्योंकि बनाने वाले तो यही है ना, मेन सपोर्टर कौन है इनके, ये है इनके ससुर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो हमारे सामने ये आपको डिटेल पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो अब डिस्कस करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसी से लास्ट में पता चलेगा औरंगजेब किस तरह से टेक ओवर करेगा। तो पहले हमें इनके बच्चों के बारे में जान लेना चाहिए। इनके बेटे कौन कौन है? इसके 4 बेटे हैं। कौन कौन है? पहला है दारा सिको। ठीक है, सेकंड है दैट इज शाह सुजा। थर्ड है दैट इज औरंगजेब। और लास्ट है दैट इज मुराद। ठीक है, ये इसके 4 बेटे हैं। अब पहले इनके कैरेक्टर को जानते हैं, इनका क्या रोल रहेगा और ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे, कहां पे ये गवर्न कर रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, दारा सिको ये सबसे ज्यादा लाडला, जो फेवरेट है इन चारों में से, सबसे ज्यादा पसंद जिसको शाहजहां करता है वो यही है। तो ऑब्वियस है इसको कहीं दूर तो जाने नहीं देगा, अपने पास रखेगा, कैपिटल में रखेगा। तो इसको आगरा में बिठाया कि आप मेरे पास रहोगे, यहीं पे मेरे साथ रहोगे। ठीक है, देखो किस तरीके से रूल करना है, क्योंकि ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे चल के आपको रूल कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद में जो रूल मुगल एम्पायर को चलाने वाला होगा वो आप होगे। ठीक है, तो ये इसको अपने पास रखेगा। दूसरा पॉइंट, ये इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पीछे से फादर का बैकअप है, सपोर्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियस है ये बच्चा बहुत ही बिगड़ेल किस्म का है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये 3W के कॉन्सेप्ट में डूबा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। ठीक है, खाने पीने की लत है इसको, वाइन मिल गई, कुछ भी नशा चल रहा है। ठीक है, तो ये किसी तरीके से काम नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आ रहा है उसको नशे में खराब कर रहे हैं, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो
बिगड़ैल है एक तरीके से, ठीक है, पॉइंट क्लियर। लेकिन ये बैठा कहाँ है? आगरा में, पॉइंट क्लियर। अब दूसरा है हमारे पास शाह शुजा, ये कहां पे है? तो ये बैठा हुआ है बंगाल में, इसको बंगाल भेज दिया कि आप बंगाल की तरफ चले जाइए, वहां पे एज ए गवर्नर वहां जाओ, वहां संभालिए, ईस्टर्न पार्ट को संभालिए, ठीक है। इस भाई साहब का एटीट्यूड क्या है? इसका एटीट्यूड है, जैसे आपने वो कई बार ही नहीं देखा है, आप जैसे कोई छोटे बच्चे हैं या इस तरीके से कोई आप देखो तो वो बाहर निकल रहे हैं और वो ये करते चलते हैं, तेरे को पता है मेरा बाप कौन है, तेरे को पता है मेरा बाप कौन है, मेरे पीछे बैकअप कितना बड़ा है। तो ये उस तरीके का एटीट्यूड रख रहा है। शाह शुजा उसी तरीके का कि इसके अंदर भी वही सारी प्रॉब्लम है जो इसके पास है, ठीक है, वही सेम प्रॉब्लम इसके पास है। इनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, इनको सिर्फ इतना है कि मेरे पीछे बैकअप है मेरे फादर का, मेरा बाप रूलर है, रूलर देख लेगा, वो जो होगा देख लेगा, इस तरीके का एटीट्यूड लेके चल रहे हैं। बात करें औरंगजेब की, ये सबसे अलग किस्म का यहाँ पे एक बेटा है इसका, जिसके अंदर एक ही कैरेक्टर है और वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेरे को कैसे भी करके रूल लेना है और मुझे यहाँ पे रूलर बनना है, मुझे मुगल एम्पायर का रूलर बनना है। किसी तरीके का कोई ऐब नहीं है, किसी तरीके की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इसको आए और ये कहे ये ले एक बाटली दे देते हैं हम तेरे को और तो इसके बदले में ठीक है ये सब चीज़ें छोड़ दे या इसको बहका के लेके चला जाए। नहीं, इसके दिमाग में एक ही चीज़ है, मुझे रूल या एम्पायर इस्टेब्लिश करना है, मुझे मुगल एम्पायर को आगे कंटिन्यू करना है। पॉइंट क्लियर है। लास्ट है हमारे पास मुराद। ये औरंगजेब कहाँ पे बैठा है? तो औरंगजेब को डेक्कन में भेज दिया, नीचे साउथ की तरफ, कि आप वहां जाइए और उसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो चारों में से अब ये बचा मुराद, इसको कहां पे भेजा? इसको मालवा का रूलर बना के, मालवा का गवर्नर बना के कि आप मालवा वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में वहां चले जाओ, वहां पे उस पार्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम है भाई को गिफ्ट मिल जाए। गिफ्ट मतलब अगर यदि आपने इसको वाइन दे दी, ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, सब भूल जाएगा। अगर इसको एक बोतल मिल गई तो ये बस उसमें खुश हो जाएगा, डूब जाएगा उसमें कि अब क्या करना है मेरे को, भाड़ में जाए, भूल जाता है सब कुछ। तो अगर हम इन चारों में से देखें तो कैपेबल कौन है? औरंगजेब। बाकी के जो तीन हैं ये तो सिर्फ इसी तरीके का है कि हमारे पास में तो सिर्फ सिस्टम आना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके का रूल करना है, कैसे रूल करना है, क्या करना है, बस इनके हाथ में पावर है, वो दिख रही है। ये है जो देखेगा कि मुझे किस तरीके से एम्पायर को आगे कंटिन्यू करना है और कैसे मेरे को अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, उस पर फोकस करना है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर। इसी तरीके से इसकी तीन बेटियां हैं, इसकी तीन बेटियां हैं। कौन कौन है? दैट इज जहानारा, एक रोशनारा और एक गोहनारा, ठीक है। ये नाम बस आपको पता होने चाहिए कि इस तरीके से, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किन से रिलेटेड है, किस एम्पायर से रिलेटेड है या किस रूलर से रिलेटेड है, तो उस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि जब औरंगजेब अपने आप को रूलर के तरीके से इस्टेब्लिश करेगा तो वहां पे जहानारा सपोर्ट करेंगे इसका। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? एकदम क्लियर। तो यहां से हमारे पास में इसका फैमिली बैकग्राउंड पता चलता है कि किस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब देखते हैं इसने क्या काम किया, कुछ ऐसा, या इसके एम्पायर में इसने इसके टाइम पीरियड में क्या क्या ये काम करेगा, पहले उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर हम देखें तो अकबर जिसने काम किया था पहला, उसने अपने नाम का एक कैलेंडर चलाया था। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकलती हैं। क्या? सबसे पहली चीज, अकबर ने एक कैलेंडर चलाया था जो था इलाही संवत, जिसका नाम होता था इलाही संवत, ठीक है। उसने एक रिलीजन चलाया था अपने नाम का, उसी के बेसिस पे उसने एक कैलेंडर चलाया इलाही संवत, और उसने कहा कि मुगल एम्पायर में अब से ये कैलेंडर चलेगा, इसको यूज करोगे, ठीक है।
इसने क्या कहा, शाहजहां ने कहा कि नहीं भाई इसको यूज नहीं करोगे, आगे से आप हिजरी संवत कैलेंडर का ही यूज करोगे। ठीक है, पहली चीज तो इसने कैलेंडर के सिस्टम को चेंज किया। नहीं, दादा वाले जो इसके दादा हुए अकबर, बोले दादा वाले कैलेंडर का यूज नहीं करोगे, हिजरी संवत जो पहले से यूज होता आ रहा था उसी कैलेंडर को यूज करोगे। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट इसने क्या कहा, देखो आपने जब बलबन पढ़ा तो उस टाइम में आपने देखा था सजदा और पैबोस ऐसे करके एक प्रथा चलाई थी उसने कि आप रूलर के सामने आओगे तो आपको इस तरीके से उसको क्या करना है, ग्रीटिंग्स करनी है। ठीक है, उसी तरीके से इसने कहा कि सजदा जो करने लग रहे हैं, जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस तरीके की कोई ग्रीटिंग नहीं की जाएगी। सजदा पे उसने रोक लगा दी, बोले कि ऐसा कोई भी नहीं होगा, जैसे आते हो नॉर्मली आइए, आप एम्पायर में आओगे, यहाँ पे आप कोर्ट में आते हो उसी तरीके से आइए जैसे नॉर्मली आते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर यदि मैं बात करूं तो इसने पिलग्रिमेज जो टैक्स है बनारस का वो इसने हटा दिया कि जो भी तीर्थ पर है जो टैक्स दिया जा रहा है आप वो टैक्स पे नहीं करोगे, हम वो टैक्स नहीं लेंगे, आप आराम से आइए, आराम से यहाँ पे दर्शन कीजिए, आपसे उसका कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा या कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे तो इसने तुलादान, ये तुलादान क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रूलर है, आप उसके भेंट लेके आए, कोई भी भेंट लेके आ रहे हो उसके पास में, तो वो एक जो हमारे पास में वेइंग मशीन है तो उस पे एक साइड में आप बैठ जाओगे, दूसरी तरफ आप वेट डालिए, जितने वेट का रूलर होगा उतने वेट का आपको सामान डालना पड़ेगा। इस तरीके से एक सिस्टम है। तो इसने इस पे भी रोक लगा दी, इसने कहा नहीं भाई ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसको अबोलिश कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है जरोखा दर्शन। जरोखा दर्शन, जरोखा दर्शन, जरोखा दर्शन क्या होता है, जैसे आज के टाइम में हमारे घरों में क्या होती है, विंडो होती है, उसी तरीके से महल में जरोखे होते थे जिनमें छोटी छोटे होल होते थे, वहां से रूलर अपने आप को बाहर शो करता है कि बाहर जो भी प्रजा है जो आई हुई है उसको मिल सके, उनसे भेंट कर सके। इसी तरीके का पॉइंट यहाँ पे उन्होंने जरोखा दर्शन, ये हमें पीछे जहांगीर के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें जहांगीर के साथ में नूरजहां साथ खड़ी होती थी और जरोखा दर्शन करते थे। ठीक है, इसने उस पर रोक लगा दी कि ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का काम हमें देखने को मिलता है। अब ये पॉइंट है नॉर्मल, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है। अब ध्यान से सुनना, वो ये है, सबसे पहली चीज तो ये, अगर यदि हम बात करें अकबर के टाइम से, अकबर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अफगान पे अटैक किया, अफगान पे अटैक किया और इनको अपने कंट्रोल में लिया पूरी तरीके से। जो कांधार वाला रीजन था, जो कांधार वाला रीजन है, उस पे इन्होंने अटैक किया और उसको अपने पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया। किसने? अकबर ने। जब हम इससे आगे के रूलर की बात करते हैं, जहांगीर की बात करें, तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर के टाइम में यही अफगान रूलर्स यहां से रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे। यहां पे अफगानों का रिवोल्ट होना शुरू होगा, किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और शाहजहां का टाइम देखते हैं, शाहजहां, इसके टाइम में अफगान अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। क्या होगा? इसका मतलब कांधार क्या होगा, इसके हाथ से निकल जाएगा। ये देखिए ध्यान से, अफगान कंट्रोल में आया किस टाइम में? किस टाइम में? अकबर के टाइम में। रिवोल्ट होता है कब? जहांगीर के टाइम में। शुरू होता है कि भाई नहीं, हमें मुगल एम्पायर के अंडर में नहीं रहना, हमें अपना इंडिपेंडेंट रूल चाहिए। वहां रिवोल्ट होता है लेकिन उसको सप्रेस किया जाता है। फिलहाल सिर्फ रिवोल्ट होता है, जहांगीर के टाइम में रिवोल्ट होता है। लेकिन जब शाहजहां के टाइम में आते हैं तो ये पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है और कांधार वाला जो रीजन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब उसी सिमिलर तरीके से अगर यदि हम बात करें
कि इनका टाइम पीरियड किस किस तरीके से इफेक्ट करता है। या जैसे हम कहते हैं ना कि मान लीजिए सपोज करो आज के टाइम में हम बात करें, मान लो आप किसी भी एक ऐसी पोस्ट पे आ जाओ कि कोई आप बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए आपको यहाँ पे अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करना और काम करने कुछ ऐसे कि आपको लोग याद करें। एक तरीका तो ये है, आप 1000 काम है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आप कह दो मैं सभी काम करना शुरू कर देता हूँ, तो आप हर एक पे काम करना शुरू कर दो, हेल्थ भी, एजुकेशन भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, डेवलपमेंट भी करना शुरू करो। तो ऐसे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 1000 काम को लेके डाइवर्जन इतना हो जाएगा कि आप किसको देखोगे। ठीक है, आप एक चीज को पकड़िए, आपने सोचा कि मेरे टाइम पीरियड में हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, हेल्थ पे काम इतना कर देना चाहिए कि आगे आने वाले लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, या आपने सोचा कि मेरे को एजुकेशन पे इतना काम करना चाहिए कि एजुकेशन आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर दिया, तो आपको लोग उसी तरीके से जानेंगे। सिमिलर तरीके से यहां होता है, मुगल एम्पायर में अलग अलग रूलर्स अलग अलग काम करेंगे और वो अलग अलग तरीके से जाने जाएंगे। जैसे जैसे मैं कहूं बाबर, सबसे पहले बाबर आया, तो बाबर को हम बोलते हैं कि वो फादर ऑफ मुगल एम्पायर है, उन्होंने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो उनसे इतनी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास में, तो ऑब्वियस है कि वहां पे डेवलपमेंट कम होगी। अगर मैं बात करता हूं उससे आगे आते हैं हुमायूं। हुमायूं बेचारे भागते रह गए, ठीक है, वो रिसोर्स जोड़ते रह गए और भागते रह गए, तो उन्होंने भी इतना कोई काम नहीं किया। लेकिन जब हम बात करते हैं अकबर के टाइम पे, तो इन्होंने किस वजह से इनको जाना जाता है, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसके कोर्ट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे उसके लिए सबसे ज्यादा अकबर के टाइम को जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम जहांगीर के टाइम पीरियड को देखें तो इनका टाइम पीरियड पेंटिंग्स के लिए, उसी तरीके से जस्टिस के लिए जाना जाता है कि सबसे ज्यादा पेंटिंग जो बनी मुगल एम्पायर की वो इनके टाइम में बनी। लोगों को न्याय दिया गया कि जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा था उनके लिए उन्होंने क्या किया था, एक न्याय की जंजीर बांधी थी। हमने लास्ट में डिस्कशन किया था इनके बारे में कि गेट पे, महल के गेट पे उन्होंने एक चेन बना दी थी, ठीक है, ताकि किसी को भी ये लगे कि मुझे जस्टिस नहीं मिला है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिंग कर सकते हो, ताकि रूलर को पता चल जाए। क्लियर। उसी तरीके से शाहजहां, इनका टाइम पीरियड किस लिए जाना जाएगा, तो इनका टाइम पीरियड जाना जाता है आर्किटेक्चर के लिए। और इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल आप ताजमहल देखते हो जो आज के टाइम में बना हुआ है। ताजमहल वो कब है, तो वो शाहजहां के टाइम पीरियड में है। वो किस लिए जाना जा रहा है, क्योंकि आर्किटेक्चर, शाहजहां ने जो भी काम किया वो आर्किटेक्चर पे काम किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए। क्या अकबर का टाइम पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, शाहजहां का टाइम पीरियड आर्किटेक्चर के लिए। क्लियर है, एकदम पॉइंट क्लियर है। अब एक बार ये देखिए, इसका टाइम पीरियड देखो, यहां पे हमें देखने को मिलेगा, यहां पे मराठास, इसके टाइम पीरियड में जब हम बात करते हैं, शाहजहां के टाइम पीरियड में बात करते हैं, तो हमें मराठास उभरते हुए, स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। और जब औरंगजेब आएगा तो उस टाइम पे तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए मराठा नजर आएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप को रिबिल्ड कर रहे हैं कि हाँ हमें तैयार होना है, हमें लड़ना है, हमें अपना एम्पायर बनाने हैं। ठीक है, अभी ये फिलहाल अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको इनसे रिलेटेड, शाहजहां के पॉइंट से रिलेटेड पता होने चाहिए। ठीक है, अब 1632 में क्या होता है, 1631 में मुमताज की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक बेबी को जन्म दे रहे थे, तो उस टाइम में लेबर पेन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने वहां पे उनकी जो कब्र थी उसी के ऊपर उन्होंने ताजमहल को इस्टेब्लिश करवाया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ऐसे ही हम बात करें, एक पॉइंट और आपको जो दिमाग में रखना है, 1638 में इन्होंने अपने ही नाम पे शाहजहानाबाद
करके एक सिटी इस्टेब्लिश की दिल्ली के पास। दिल्ली में एक सिटी इस्टेब्लिश की शाहजहानाबाद, ठीक है। कहां पे इस्टेब्लिश की? दिल्ली में। इसीलिए इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की, कहां से? फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। किसने शिफ्ट किया? शाहजहां ने, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने एक सिटी स्टैब्लिश की थी, दैट इज शाहजहानाबाद। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। अब चलते हैं इनके लास्ट टाइम पीरियड में, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ ज्यादा कोई एक्शन लिया नहीं, या इतने कुछ भी सैन्य अभियान इन्होंने किए नहीं। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं 1658 में क्या होता है। देखो, क्योंकि अब इनके जो 4 बेटे हैं, क्योंकि चारों के चारों सिर्फ और सिर्फ एक ही वेट में बैठे हैं, और वो ये हो रही है कि कब फादर साहब जाए और कब हमें रोल मिले, कब हम उस गद्दी पे बैठे, जिस गद्दी पे हमारे फादर साहब बैठे हैं, जो एक तरीके से प्यार में डूबे हुए। जैसे उन्होंने ताजमहल बनवाया, तो वो उस चीज को देख के कि यार इनको बाहर निकालो, हमें बैठना चाहिए, हम इस रूल के लायक हैं, वो इसको एक अलग नजर से देख रहे हैं। तो इन चारों की नजर सिर्फ और सिर्फ किस पे? शाहजहां के उस पे सीट पे है, कि हमें उस पे बैठना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो होता क्या है, 1658 में शाहजहां की हो जाती है तबीयत खराब। ठीक है, ये बीमार हो जाता है, और जैसे ही बीमार हुआ तो अफवाह ऐसी फैल गई, इस तरीका का रूमर फैला दिया गया कि शाहजहां मर गया। अब सुनना ध्यान से सुनना, हमारे पास इस तरीके का कुछ ये चल रहा है सिस्टम। आगरा वाले रीजन में बैठा है हमारे पास में शाहजहां, आगरा से अब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया है, तो दिल्ली में बैठे हैं हमारे पास में शाहजहां, और दिल्ली में ही इसके शाहजहां के पास में कौन बैठा है? दारा सिको। यहां बैठा है दारा सिको। ठीक है, बंगाल वाले रीजन में कौन बैठा है? तो बंगाल वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है दैट इज शाहसुजा बैठा हुआ है। अगर हम बात करें गुजरात और मालवा वाले रीजन में, तो यहां पे बैठा है मुराद, और नीचे दक्कन में जब हम देखते हैं तो यहां हमें देखने को मिलता है औरंगजेब ऐसे बैठे हुए। चारों के चारों को बोला कि भाई देखो, आपके फादर साहब की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन रूमर ऐसा लगा कि फादर तो चले गए। ठीक है, तो इनके दिमाग में क्या चलेगा? सेंटर में कौन बैठा है? दारा सिको। हटाओ इसको, क्योंकि ये सेंटर में बैठा है, इसको हटाना है, इसको हटाएंगे तब अपना रूल आएगा। तो इनके बीच में, अब ध्यान से सुनना, इनके बीच में 4 बैटल होंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रूल के टाइम पीरियड में। जब हम देखते हैं तो हमें 4 बैटल याद रखनी है। कौन सी? मैं पहले यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लिख देता हूं, उससे हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो ट्रिक है, आपको याद रखना है बाघ सा देव। जैसे किसी ने पूछा ना कि देव है वो कैसा दिखता है, देव है वो कैसा दिखता है, तो बोले बाघ जैसा दिखता है, बाघ जैसा, टाइगर जैसा दिखता है देव। टाइगर है, देव क्या है? टाइगर है, टाइगर। ठीक है, ऐसे याद रखो, बाघ। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला होता है हमारे पास में फरवरी 1658। जैसे ये खबर मिली कि शाहजहां है वो बीमार हो गया है, तो सुनने में तो ये आया कि भाई वो मर गए, तो यहां से शाहसुजा ने यहां से चलना शुरू किया और बोले कि भाई इसको हटाना है। ठीक है, दारा सिको को हटाना है। पॉइंट क्लियर है? कौन चला? शाहसुजा। ठीक है, अब दारा सिको का बेटा है, दारा सिको का बेटा कौन है? शाह सुलेमान। ठीक है, इसने कहा चाचा जी देखिए, आप जहां हो वहीं रुक जाइए, क्योंकि एम्पायर है वो हमारा है, और क्योंकि शाहजहां बैठाना चाहते हैं दारा सिको को। देखो ध्यान से सुनना, अफवाह ये है कि फादर मर गए, तो ये उनकी डेड बॉडी को देखने की बजाय ये सोच रहे हैं कि एम्पायर कैसे स्टेब्लिश करें, अपने आप को कैसे बिठाएं। ठीक है, यहां पे इसका बेटा कह रहा है
कि आप रुक जाइए चाचा जी, आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एम्पायर है वो मेरे फादर साहब का है, तो ये हमारा हुआ, आपका नहीं है यहाँ पे कुछ भी, आप वापस चले जाइए। लेकिन भाई साहब सास हो जाए को कहा, ये तो कह रहा है कि मुझे बैठना है यहाँ पे, तो ये सीधा अटैक करने आ रहे हैं। तो इसके बीच में यहाँ पे लड़ाई होती है बिटवीन शाह सुलेमान, जो इसका बेटा है, दारा सिको का बेटा है, और किसके बीच में, शाह शुजा के बीच। शाह शुजा कब होती है, फरवरी 1658 में। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बहादुरपुर। बहादुरपुर। तो पहला जो टर्म है हमारे पास में बा से है हमारे पास में बहादुरपुर। बहादुरपुर, ठीक है। फर्स्ट बैटल फरवरी 1658 किसके बीच में हो रही है, तो दारा सिको का बेटा है और इधर शाह शुजा है। होगा क्या, शाह शुजा को मार पड़ी, ये डिफीट हो गया, और जब ये हारा तो इसको वापस लौट के जाना पड़ा। बोले अपने आप चले जाइए, यहां से दिखने नहीं चाहिए, यहां से चले जाओ, ठीक है। तो इसको यहां से निकाल दिया, चला गया। अब ये चीज देखने लग रहा है औरंगजेब, नीचे बैठा हुआ है, औरंगजेब देख रहा है यही सेम चीजें कि भाई वहां ऊपर गया था, कौन गया था, शाह शुजा गया था, उसको मार पड़ी है, वो तो बेचारा लौट के आ गया। अब मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिसकी वजह से मैं जाऊं और पिट के ना आऊं, मुझे वहां पे अपने आप को कंट्रोल करने हैं। तो इसने क्या किया, इसने कांटेक्ट किया मुराद से। मुराद को बोला कि भाई देख, हमें चाहिए एम्पायर, हम एम्पायर बनाएंगे, हम बड़ा बनाएंगे इसको, और दोनों भाई मिलके बनाएंगे। तो बोले देख, हाँ बिल्कुल बनाना तो एम्पायर है और बड़ा बनाना है। तो बोले कि देख हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो बोले कंट्रोल करेंगे कैसे, बोले हम दोनों मिलके अटैक करेंगे। तो बोला नहीं, मैं नहीं मानता। हो सकता है अब, क्योंकि इसके दिमाग में एक चीज है, औरंगजेब को पता है इसकी कमजोरी क्या है, तो ये पहले से इसके पास में एक बाटली लेके गया, भाई तेरे लिए लेके आया, ये गिफ्ट तेरा है, ये जो गिफ्ट है ये तेरा है। और जैसे ही मुराद को ये गिफ्ट मिला तो इसने कहा कि हाँ अब ठीक है, अब चलते हैं। तो फरवरी के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल 1658, और ये है घ से है घरमट। घरमट, ठीक है। होता क्या है, दारा सिको और एक है राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह, ठीक है। इन दोनों को बोला था औरंगजेब, सॉरी शाहजहां ने, कि हम आप में से किसी भी एक को रूलर बना देंगे। तो इन दोनों ने मिलके, राजा जसवंत सिंह और दूसरा दारा सिको, दोनों ने मिलके अटैक किया, या दोनों पे अटैक किया। किसने अटैक किया, दैट इज मुराद प्लस औरंगजेब। मेन कौन है, मेन तो इसमें औरंगजेब है, क्योंकि यही कह रहा है कि भाई हमें कंट्रोल करना है। और ये हो कब रहा है, अप्रैल 1658 में, जिसको बोला बैटल ऑफ घरमट। बैटल ऑफ घरमट, ठीक है। पॉइंट क्लियर। इसमें क्या होगा, राजा जसवंत सिंह ये हार जाते हैं, मारा जाता है एक तरीके से, और भाई साहब भाग गए। कौन भाग गए, दारा सिको भाग गए। दारा सिको भाग गया, बोले कि यार ये तो नहीं है, बस का ही नहीं है, मेरा काबू ही नहीं आ रहा कुछ भी। जसवंत है वो मारा गया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये लोग जीत जाते हैं, और जीते तो अब ऑब्वियस है कि अपना कंट्रोल आ गया, अपने आप को इस्टेब्लिश करने। फिर भी इन्होंने सोचा कि अभी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि दारा सिको अभी भाग रहे हैं, दारा सिको भाग गए, ठीक है। अब वापस से दारा सिको लौट के आया, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि गद्दी पे कंट्रोल करना है तो लोगों को भी अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, लोगों को मनाना पड़ेगा कि हाँ भाई देखो, आपको मेरे को एज ए रूलर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। अब ये दोनों तो रूलर बन नहीं सकते, मुराद और औरंगजेब तो दोनों रूलर बन नहीं सकते, इनमें से बनेगा भी एक। तो पहले निपटाना पड़ेगा, सिस्टम को और निपटाना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा। तो जून आया 1658 में, और ये बात, क्योंकि दारा सिको अभी इधर उधर भुला भटका घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसी तरीके से जून 1658 में दारा सिको दोबारा से लौट के आता है, और दारा सिको के
दोबारा से बैटल होती है, दैट इज सा फॉर सामूगढ़। सामूगढ़ इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़। ठीक है, इसमें मुराद, दोबारा से मुराद प्लस औरंगजेब दोबारा से आते हैं और दोबारा से दारा सिकों को हराते हैं, डिफीट किया इसको, और यहां से ये लोग जीते। अब एक बात देखना, जैसे ये बैटल जीतते ही औरंगजेब ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा कोरोनेशन हो जाना चाहिए, मैं एज ए रूलर यहां पे अपने आप को इस्टेब्लिश करता हूं। अब देखना, क्योंकि औरंगजेब ने अपने आप को रूलर इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, अब इसका दिमाग घूमना शुरू हो गया। क्या? अभी फादर जिंदा है, जैसे आपने केजीएफ चैप्टर देखा होगा ना, तो उसमें बोलते हैं अरे वो तो जिंदा है, ठीक है, आपने वो देखा होगा, तो उसमें नाम बोलते हैं कि अभी तो वो जिंदा है। ऐसे ही औरंगजेब के दिमाग में क्या चल रहा है, अभी तो फादर साहब जिंदा है, मरे नहीं है, बीमार है वो, मरे नहीं है, तो आप डायरेक्टली रूलर बन नहीं सकते। पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट, 3 भाई है, तीनों के तीनों जिंदा है, मुराद है वो भी बैठा हुआ है, सासुज है वो भी बैठा हुआ है, इधर दारा सिको है, हार गया लेकिन मारा नहीं है इसको, अभी तो ये भी जिंदा है। तो आगे चल के अगर मैं अपने आप को रूलर बना लूंगा, लेकिन इन तीनों को जिंदा रखते हुए मैं कैसे बनाऊं, और फादर साहब को भी यहाँ पे बिठा के करूंगा क्या? तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इन सभी को पहले साइड करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने आप को रूलर बना सकता हूं। ठीक है, तो ये एक एक को लाइन में लेना शुरू करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गए, 3 बैटल्स क्लियर हो गई। तो अब यहां से इसने सबसे पहले तो मुराद को पकड़ा, बोल तेरे को क्या चाहिए? तेरे को चाहिए बाटली, ये ले, एक ट्रक भरा दे दिया, अब ये ले, ऐश कर, तेरे को दोबारा से इधर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं अपने आप को रूलर इस्टेब्लिश कर रहा हूं, अब आप यहां पे वापस आने नहीं चाहिए, अदरवाइज अब आ गए तो आपको मार दिया जाएगा। तो पहला तो इसको सेटल किया। फिर इसने सासुजा को पकड़ा कि भाई इधर नहीं आना चाहिए, भाग जाए यहां से, इसको मारपीट करके इसको भगा दिया और ये पहुंच गया बर्मा। ठीक है, बर्मा का है म्यांमार वाली साइड में, तो वहां पे भगा दिया कि आप यहां पे दिखने नहीं चाहिए, चले जाओ यहां से। तो इसने सासुजा को भगाया। उसी तरीके से अब बचा दारा सिको और बचे अपने फादर साहब। तो इसने इन तीनों को, इसने दोनों को, पहले दारा सिको और अपने फादर को, पहले तो इसने अपने बाप को पकड़ा कि हाँ भाई आप आ जाओ पहले, और उसको डाल दिया जेल में। ठीक है, उसको हाउस अरेस्ट करवा दिया, एक तरीके से पकड़ा कि ये आपका आगे से घर है, ठीक है, आप इस जेल में रहोगे और यहां से झरोखे में से आप देखोगे ताजमहल को। और ऐसा कहते हैं कि वो उसको देखते देखते ही मर गया। ठीक है, तो उसको किडनैप करवा दिया, खत्म, फादर का भी चैप्टर क्लोज हो गया। उसी तरीके से लास्ट में देव 1659, इस टाइम में दारा सिको दोबारा से आता है, अटैक करता है औरंगजेब पे। अब की बार औरंगजेब ने इसको घुमा घुमा के, लपेट लपेट के, भगा भगा के, एक तरीके से कह सकते हैं भगा भगा के मारा। ठीक है, भाग रहे फिर मार रहे, फिर भाग रहे, फिर मार रहे, इस तरीके से दारा सिको का चैप्टर क्लोज करता है। दैट इज बैटल ऑफ देवराय, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ देवराय। ठीक है, इसमें दारा सिको का चैप्टर क्लोज। इस तरह से दोबारा से, ध्यान से सुनना, औरंगजेब ने अपना कोरोनेशन 2 बार करवाया। फर्स्ट टाइम करवाया जब हमारे पास में जून 1658 में, जब वो बैटल को जीत के आता है, सामूगढ़ की बैटल को, उसके बाद अपना कोरोनेशन करवाता है। लेकिन उस टाइम में क्योंकि सक्सेसर और थे, इस वजह से उसने अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं किया। लेकिन 1659 में वापस से बैटल ऑफ देवराय के बाद वो अपने आप को दोबारा से कोरोनेशन करवाते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। यहां से औरंगजेब अपना रूल कंटिन्यू करेगा और फिर हम देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम देखेंगे औरंगजेब का रूल जो 1658 टू 1700 के टाइम में देखने को मिलेगा, कंटिन्यू करते हुए देखेगा।
तब देखेंगे कि वो क्या क्या काम करेगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। अब लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए, शाहजहां, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कहां से मिलती है? तो वो हमें मिलती है एक बुक से जिसका नाम है पादशाहनामा। पादशाहनामा ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बुक लिखी गई है, दैट इज अब्दुल हमीद लाहौरी, इनके द्वारा। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, इसके राइटर आपको पता होने चाहिए, अब्दुल हमीद लाहौरी। किस बुक को लिखा है इन्होंने? पादशाहनामा, जहां से जहांगीर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां से हमें शाहजहां की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इस बुक से मिलती है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो ये है हमारे पास में कंप्लीट डिटेल अबाउट शाहजहां। आई होप आपको पूरा टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।